नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेशम्स लॉ या ग्रेशम का नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है या बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अब ये ग्रेशम्स लॉ क्या है। देखिए, ग्रेशम एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सर टॉमस ग्रेशम, और ये इंग्लैंड में एक फाइनेंशियर थे क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में, यानी कि वहीं रॉयल फैमिली से संबंधित थे। और इन्होंने ही इस लॉ को क्योंकि दिया है तो उन्हीं के नाम पर इसको ग्रेशम्स लॉ या ग्रेशम का नियम कहा जाता है। अब इसमें एक और देखने वाली बात यह है, हालांकि हम तो इसे ग्रेशम्स लॉ के नाम से जानते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन ये लॉ ग्रेशम से पहले ही दिया जा चुका था। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरिजिनल प्रिंसिपल हैड बीन स्टेटेड एटलीस्ट 40 years बिफोर बाय निकोलस कॉपरनिकस, यानी कि ग्रेशम से कम 40 साल पहले निकोलस कॉपरनिकस ने इस नियम के बारे में बता दिया था। और वहां के लोग आज भी इस लॉ को कॉपरनिकस लॉ के नाम से ही जानते हैं। और ऐसा कहाँ होता है? मोस्टली सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। तो वहां लोग आज भी इसे ग्रेशम्स लॉ की जगह कॉपरनिकस लॉ कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, यहाँ हम जैसे कि हमने बात की, क्वीन एलिजाबेथ का वहां पर रूल था और ये ऑब्जर्व किया गया इकोनॉमी में कि वहां पर जो चलन में सिक्के हैं या जो मुद्रा है वो उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। तो खराब सिक्कों को या मुद्रा को रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर नई मुद्रा को चलाया गया, यानी कि नई फ्रेश करेंसी को चलाया गया। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि जो नई मुद्रा चलाई गई थी या जो अच्छी मुद्रा थी वो ऑटोमेटिकली मार्केट से गायब हो गई। बाजार में वही पुराने सिक्के और वही पुरानी घिसी पिटी जो मुद्रा थी वही चल रही है। उसके बाद दोबारा नई मुद्रा को चलाया गया, लेकिन उसका भी रिजल्ट वही रहा। तो अब उसमें देखा गया कि जब नई मुद्रा इकोनॉमी में डाली जाती है या फ्लो की जाती है तो वो कहाँ गायब हो जाती है। उस चीज को पता लगाने का काम ग्रेशम को दिया गया। तो वहां पर जो ग्रेशम थे उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व किया, समझा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी। देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, सर टॉमस ग्रेशम इंक्वायर्ड about this phenomena in 1558 and came to the conclusion that, तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही, bad money drives out good money, कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और इसी स्टेटमेंट को या इसी उनके कंक्लूजन को ही हमने इस लॉ के नाम से जाना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए, whenever coins containing precious metals have been used along with base metal, देखो पहले तो हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को समझना होगा। अच्छी मुद्रा क्या होती है? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि सिर्फ उस पे जो छपी हुई वैल्यू है, जो उस पे दिया गया नाम है, गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है, सिर्फ उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसकी एक्चुअल वैल्यू जिस मुद्रा की या करेंसी की एक्चुअल वैल्यू उस पे छपी हुई वैल्यू से ज्यादा होगी या कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, वो हमेशा अच्छी मुद्रा में आएगी। नए नोट, नए सिक्के, अच्छे सिक्के, पूरे वजन के सिक्के, बिना घिसे पिटे, तो इस तरह की जो करेंसी है और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा अच्छी मुद्रा मानी जाती है। इसके अपोजिट अगर हम नोट में देखें, पुराने गले फटे सारे नोट हो गए। अगर सिक्कों की अगर हम बात करें तो कब कंपैरेटिवली जो निकृष्ट धातु है या इंफीरियर क्वालिटी मेटल है उसकी धातु के सिक्के, या घिसे पिटे या एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू वाले
या कहना चाहिए कि जिसका वेट कम है, लोग जैसे गला के वेट कम कर देते हैं, या फिर घिसने में, सर्कुलेशन में भी अपने आप में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आता है। तो इस तरह के जो सिक्के होते हैं वो हमेशा खराब धातु में आते हैं। तो अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। व्हेनेवर कॉइन्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स, जैसे अगर हमने ले लिया एक गोल्ड का सिक्का है, एक सिल्वर का सिक्का है, तो गोल्ड कंपैरेटिवली अच्छी धातु में आएगा। have been used along with base metal coins of the same denomination, both legally accepted as standard, यानी कि एक अच्छी मुद्रा और एक बुरी मुद्रा, और दोनों की जो हमने वैल्यू डिसाइड की है, सिक्कों की वैल्यू डिसाइड की, वो बराबर रखी है। अगर हम कहते हैं एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का, दोनों 10-10 रुपए की हमने उनकी वैल्यू डिसाइड कर दी, तो ऑब्वियसली सोने का सिक्का अच्छी धातु माना जाएगा, तो फिर अच्छा सिक्का वहां पे हो जाएगा, जबकि जो चांदी का सिक्का है वो कंपैरेटिवली खराब धातु इस केस में माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो उस केस में द बैड कॉइन्स हैव ड्रिवन द गुड। तो लोगों की क्या टेंडेंसी होती है कि सोने का सिक्का तो वो अपने पास बचा के रख लेंगे, किसी भी पर्पज से रख ले, और हमेशा दूसरे को देने के लिए कौन सा प्रेफर करेंगे, चांदी का सिक्का। अब जब सभी लोग इस काम को करेंगे तो मार्केट में क्या देखने को मिलेगा कि चांदी के सिक्के तो सर्कुलेशन में चल रहे हैं, सोने के गायब हो गए, क्योंकि सोने के सब लोगों ने अपने पास रख लिए। तो वही चीज, बस छोटा सा वही लॉ है जिसको हमने यहाँ ग्रेशम्स लॉ कहा। अब यहाँ पर देखिए, मार्शल ने भी इसको डिफाइन किया। Marshall defined this law more explicitly. Thus, whenever the specific value of a certain class of coins exceeds their currency value, the coin will begin to go into the melting pot. इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई सिक्का है और सिक्के पे हमने डाल दिया 10 रुपए, 10 रुपए उस पर छपी हुई वैल्यू है, उस सिक्के को जो हम चलाएंगे वो 10 रुपए में चलेगा। लेकिन जिस मेटल का वो बना हुआ है, उस मेटल की उतनी क्वांटिटी की बाजार में वैल्यू है 15 रुपए, यानी कि जो सिक्का है धातु का, उसकी एक्चुअल वैल्यू मेटल की तो ज्यादा है, और जो उसमें पड़ी हुई वैल्यू है वो कम है। तो लोग क्या करेंगे, उस चीज को सर्कुलेशन में 10 रुपए में यूज करने की जगह उसे गला के उसे 15 रुपए में उसकी मेटल को बेचना प्रिफर करेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ कॉइन्स एक्सीड देयर करेंसी वैल्यू, यानी कि उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो करेंसी वैल्यू है जो छपी हुई है वो कम है। The coins will begin to go into the melting pot. तो लोग उसे सर्कुलेशन में चलाने की जगह मेल्ट करना या गलाना प्रिफर करेंगे, तो इस तरीके से वो सर्कुलेशन में दिखेगा ही नहीं सिक्का हमें। तो 10 बैड मनी, जो बुरी मुद्रा है, रेफर्स टू डिबेस्ड और क्लेब्ड और worn out legal tender such as coins and paper notes. When full-bodied and debased coins, full-bodied मतलब प्रॉपर पूरे वेट वाले अच्छे सिक्के, and debased जो खराब सिक्के हैं, सर्कुलेट टुगेदर, ऐसे दोनों तरह की धातु के सिक्के हम एक साथ चलाएं, पीपुल हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड मीन्स सेव कर लेना। तो वहां पे एक अच्छा सिक्का अच्छी क्वालिटी का पूरे, अगर हम सेम मेटल में भी मान ले तो दोनों चांदी के ही सिक्के हैं, तो एक तो है पूरे वेट का अच्छा प्रॉपर सिक्का, दूसरा घिसा पिटा कम वेट का बेकार सिक्का, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो जब हमारे पास वो सिक्के आएंगे या किसी के भी पास वो सिक्के आएंगे, तो लोग क्या करेंगे, अच्छे सिक्के को तो अपने पास रखना प्रेफर करेंगे, और जो थोड़ा सा बेकार सिक्का है उसको दूसरे को देना प्रेफर करेंगे। So people have a tendency to hoard the good and try to pass on the bad ones as medium of exchange. They may even melt the full-bodied coin. अब जो अच्छा प्रॉपर सिक्का है वो उसे अपने पास सेव करके रखेंगे, चाहे उसे मेल्ट करेंगे for bullion in order to export it, या उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और यूज इट फॉर ज्वेलरी, या उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस एक्चुअली हैपेंड इन कंट्रीज विच वर ऑन सिल्वर और गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर हम बाई मेटेलिक स्टैंडर्ड की बात करें, जिसमें दो तरह की धातुओं के सिक्के
एक साथ चलते हैं। तो वहां पर क्या होगा, पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑल्सो ऑपरेट्स अंडर द बाईमेटलिक स्टैंडर्ड। जहां दो धातु है, जैसे सोना चांदी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, या कोई भी दो धातु हो सकती है, सर्कुलेट साइमल्टेनियसली एंड वन मेटल बिकम्स ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मीन जितना उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे, उससे ज्यादा वैल्यू उसके सिक्के पर पड़ी हुई है। यानी कि 10 रुपए की धातु है लेकिन सिक्के की पर जो पड़ा हुआ है वो 20 रुपए या 15 रुपए पड़ा हुआ है। तो ओवर वैल्यूड relative to the other metal. The metal which is overvalued, यानी कि एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं है लेकिन ओवर वैल्यूड उसे किया गया है, उसके सिक्के की वैल्यू ज्यादा रखी गई है, तो घटिया मुद्रा में आएगा। ड्राइव्स आउट द अंडर वैल्यूड मेटल। अंडर वैल्यूड क्या है कि एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा है धातु की, लेकिन हमने कहा जी 10 रुपए में ही चलाना है, 10 रुपए हमने उस पर डाले, मीन्स गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड मेटल आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर जो अंडर वैल्यूड है, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का सिक्का है लेकिन अंडर वैल्यूड किया गया, तो लोग उसको सर्कुलेशन में यूज नहीं करेंगे। जबकि जो बेकार धातु का सिक्का है लेकिन वो उस पर वैल्यू ज्यादा पड़ी हुई है, उसे ज्यादा यूज करेंगे, तो सर्कुलेशन में से अंडर वैल्यूड सिक्का गायब हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज द मिंट रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर इज 1 ounce ऑफ गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 15 ounce ऑफ सिल्वर कॉइन। या हम मोटा तौर पे अगर देखें तो एक गोल्ड का सिक्का और 15 चांदी के सिक्के बराबर है, तो रेशियो हो गया 1:15। सपोज सिल्वर कॉइन्स बिकम ओवर वैल्यूड। जो सिल्वर कॉइन है वो ओवर वैल्यूड है, विच मीन्स दैट देयर मनी, या जो उनकी फेस वैल्यू है, एक्सीड्स देयर मेटेलिक वैल्यू। जो उनकी मेटेलिक वैल्यू है उससे ज्यादा उसकी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर जो उनकी वैल्यू का रेशियो है वो तो हो गया 1:15, इनकी एक गोल्ड का सिक्का या 15 चांदी के सिक्के, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि सिल्वर कॉइन जो है उसको ओवर वैल्यूड किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, गोल्ड कॉइन्स बिकम अंडर वैल्यूड, विच मीन्स देयर मेटेलिक वैल्यू एक्सीड्स देयर मनी वैल्यू। एज अ रिजल्ट, let us say the market ratio becomes 1:17। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो रेशियो कॉइन्स का है वो 1:15 है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, एक गोल्ड का सिक्का और 15 चांदी के। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सिल्वर कॉइन्स है वो ओवर वैल्यूड है, जरूरत से ज्यादा उनकी वैल्यू रखी गई है, जबकि 15 सिक्के एक के बराबर नहीं हो सकते। अगर हम उसकी मेटल की बात करें तो एक गोल्ड के कॉइन के बदले 17 सिक्के आराम से आ जाएंगे अगर हम मेटल की वैल्यू रखें। तो यहाँ पे लोग गोल्ड के सिक्के को चांदी के सिक्के के बदले में देना प्रेफर नहीं करेंगे। उससे बेटर है कि गोल्ड के सिक्के को वो गला देंगे और जो मेटल है उसको यूज करेंगे, जिससे एक ही सिक्के के बदले आसानी से वो 17 सिक्के ले सकते हैं। जबकि कॉइन्स के फॉर्म में तो उन्हें केवल 15 सिक्के मिलेंगे बदले में चांदी के, लेकिन एज अ मेटल के फॉर्म में उन्हें 17 सिक्के मिलेंगे। तो यहाँ पर वो गोल्ड के कॉइन को सर्कुलेशन में यूज, यानी कि एज अ कॉइन यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और तरीके का सिस्टम हो सकता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक धातुमान में या दो धातुमान में, इसी तरीके से पेपर करेंसी और मेटल कॉइन्स दोनों तरह का सिस्टम भी पॉसिबल है। तो वहां पे हमेशा देखिए, क्योंकि कागज की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, जो हमारा पेपर करेंसी होती है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, वी ओनली एक्सेप्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। तो क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हमेशा कंपैरिजन अगर हम करें सिक्के और नोट में, तो नोट ही घटिया धातु में आते हैं, खराब धातु में आते हैं। तो यहाँ पर further Gresham's law operates when paper currency notes circulate along with gold or
silver coins. In this case, notes are bad money, while the silver and gold coins are good money. This actually happens during the, ये जो इसका practical example है ये, during the Revolutionary War in the United States of America, when the bad paper money drove all gold and silver coins out of circulation between 1775 to 79. मतलब सर्कुलेशन में हमें केवल नोट ही बाद में देखने को मिले, सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स गायब हो गए सर्कुलेशन से। तो बाई मेटालिक स्टैंडर्ड, ओहो ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमें अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि बुरी मुद्रा सर्कुलेशन में रह जाती है और अच्छी मुद्रा गायब हो जाती है, तो उसके 3 ही मेन रीजन है। पहला, होर्डिंग। लोग अच्छी धातु को हमेशा, यानी कि ज्यादा वैल्यूएबल धातु को अपने पास सेव करना पसंद करते हैं। अगर हमें पता है कि बाजार में सोने का सिक्का देने से हमें केवल इतने चांदी के सिक्के मिलेंगे, इतना सामान मिलेगा, जबकि एज अ मेटल हम उसे यूज करेंगे तो हम उस अच्छी धातु को अपने पास रखना पसंद करेंगे, ना कि उसे सर्कुलेशन में यूज करना। तो अच्छी क्वालिटी के सिक्कों को या मुद्रा को लोग सर्कुलेशन में यूज नहीं करते, बल्कि अपने पास बचा के रख लेते हैं। जैसे एक सीधा सा है, हमारे पास अगर केवल कागज के भी नोट हैं, अगर हम केवल अपना ही एग्जांपल ले लें, तो हम यही प्रिफर करते हैं कि जो अच्छे वाले कोरे नोट हैं, नए नोट हैं, उन्हें हम अपने पास रखें, खराब वाला नोट दूसरे को दें। तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ तो हम वैल्यू ऑफ करेंसी की बात करते हैं या सिक्के की बात करते हैं, तो लोग सेव कर लेते हैं। दूसरा है मेल्टिंग। ओब्वियसली अगर मेल्ट करने, क्योंकि धातु की वैल्यू ज्यादा है, मेल्ट करने से लोगों को ज्यादा फायदा होता है, तो वो उसको मेल्ट करना प्रिफर करते हैं रादर देन यूजिंग इन सर्कुलेशन। तीसरा आता है फॉरेन पेमेंट्स, क्योंकि फॉरेन पेमेंट्स में इमेज का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। वहाँ हमेशा अच्छे सिक्के या अच्छी क्वालिटी करेंसी में ही पेमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम खराब मुद्रा में उसको पेमेंट करेंगे तो हमें कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अब लास्ट में आता है लिमिटेशंस ऑफ द ग्रेशम्स लॉ। कहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता है? पहला है इफ द टोटल मनी इन सर्कुलेशन इज लिमिटेड। अगर सर्कुलेशन में जो पैसा है या फ्लो में मनी है वो इतना कम है कि एक तरह की धातु अगर हम रिमूव कर दें तो वहां पे काम ही नहीं चल पाएगा, तो मजबूरी में लोगों को अपनी बाकी करेंसी भी खर्च करनी पड़ेगी, जो उन्होंने चाहे सेव करके रखी है, किसी और पर्पज से रखी है। दूसरा है इफ बैड मनी इज टू बैड। अगर जो खराब मुद्रा है वो इतनी ज्यादा खराब है, नोट इतने ज्यादा गले सड़े हैं, सिक्के इतने ज्यादा खराब है कि कोई उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो मजबूरी में बुरी मुद्रा को फिर बाहर होना पड़ेगा सर्कुलेशन से, तो यहाँ भी ये लॉ लागू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। जब बैंकिंग फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं तो लोग ऑनलाइन तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके, चेक है, ड्राफ्ट है, इस तरह की चीजें भी सर्कुलेशन में, यानी कि एक तरीके से जो बैंक मुद्रा होती है वो सर्कुलेशन में यूज होने लगती है, जिससे कि बाकी करेंसीज पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। और फोर्थ है इफ डिफरेंट करेंसीज हैव डिफरेंट मोटिव्स। अगर दो तरह की करेंसी तो है इकोनॉमी में, लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट है, तो भी वहां पर कोई एक मुद्रा दूसरे को बाहर नहीं कर पाती है। जैसे मान लीजिए हमने सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स चलाए हुए हैं एज अ मेन करेंसी, लेकिन उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए हमने कोई सस्ती मुद्रा में या कांसे की मुद्रा या तांबे की मुद्रा में कोई छोटी करेंसी चलाई हुई है, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है कि हम एक गोल्ड कॉइन ही दें तभी उस चीज को परचेज करेंगे। हो सकता है किसी चीज की कीमत बहुत कम हो, तो उस बड़ी करेंसी को, यानी कि गोल्ड कॉइन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम सस्ती धातु के सिक्कों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो करेंसीज होती हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्रीज हो जाती हैं, तो एक दूसरे को वो सर्कुलेशन से रिमूव नहीं कर सकती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please don't forget to like and subscribe my video and channel. Thank you.